डरावनी दुल्हन पार्ट 9 देखने से पहले अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। जैसा कि आपने पार्ट 8 के लास्ट में देखा कि गांव वाले तांत्रिक और तांत्रिक की पत्नी को गांव से निकाल देते हैं। गांव वालों की सबसे बड़ी गलती वहां पर होती है जहां पर वो लोग तांत्रिक के बेटों को मार देते हैं, जिससे तांत्रिक बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उन गांव वालों को श्राप देता है कि तुम लोगों को कभी संतान प्राप्त नहीं होगी। थोड़े ही दिनों में गांव वालों को पता लग चुका था कि वो अब तांत्रिक के श्राप लगने से उनको संतान प्राप्त नहीं होने वाली। इसीलिए सारे गांव के सारे सरपंच तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक के पास पहुंचते ही तांत्रिक कहता है कि अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारा श्राप वापस ले लूं तो तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो तांत्रिक की बात मान जाते हैं। तांत्रिक कहता है कि जिन जिन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है उन लोगों के बेटे जिंदे नहीं रहने चाहिए। अगर तुम उन लोगों के बेटे की बलि चढ़ा देते हो तो उनके बदले शैतान आपको नई संतान दे सकता है। गांव के सारे सरपंच मिलकर कहते हैं कि चलो ठीक है, ये भी हम कर लेंगे। तभी उन लोगों ने गांव के कुछ बच्चों को मारना स्टार्ट किया, लेकिन ये तो इंतकाम का पहला पड़ाव था। चलो अब आगे की स्टोरी को समझते हैं। वो तांत्रिक कहता है कि मैंने तुम लोगों के पिता से एक बात छुपाई है कि तुम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। सब लोग अपने अपने बच्चों को लात मारकर घर से बाहर निकाल रहे थे, मगर वो लोग नहीं जानते कि ये तांत्रिक के लिए कितने जरूरी हैं। वो सब घर से निकलने के बाद सारे बच्चे तांत्रिक के पास आ जाते हैं। वो तांत्रिक कहता है इनका इस्तेमाल करके मैं पूरे गांव और आसपास के गांव का खात्मा करना चाहता हूँ। तभी मेरे बेटे की मौत का बदला पूरा होगा। तभी एक कबूतर जो कि तांत्रिक का ही था वो आ जाता है। तभी तांत्रिक कहता है कि क्या हुआ, तू इतना बेचैन क्यों है। वो कबूतर इधर उधर भागकर दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी तांत्रिक कहता है लगता है मेरे षड्यंत्र में कोई बाधा आने वाली है। इधर गांव वाले मुखिया के बेटे को पेड़ से बांधकर इसी पापी ने हमारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, अब हमें इसे मारना होगा। तभी उसकी माँ पूरे गांव वाले के पैर पड़ती हैं और कहती है कि ये तो बेकसूर है, इसने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इसे छोड़ दीजिए। तभी सारे गांव वाले गुस्से में थे और उनके हाथ में पत्थर थे, मारो इसे। इतना कहने के बाद सारे गांव वाले पत्थर से उस पर हमला कर देते हैं। तभी इधर नैना विक्रम सिंह से कहती है कि प्लीज इन्हें किसी तरह से रोकिए। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो कहता है कि अभी कभी रुक जाओ तुम सब। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम लोग छोड़ दो मुखिया के बेटे को। तभी गांव का एक आदमी कहता है कि कौन हो आप और इस गांव के बारे में क्या जानते हो। मैं और कुछ तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ कुछ सालों पहले एक तांत्रिक के बेटे की मौत हुई थी, तब से ये गांव श्राप से बंधा हुआ है। आज एक बार फिर ये गांव वही गलतियां दोहराने जा रहा है और मैं ये नहीं होने दूंगा। तभी एक गांव का आदमी बोलता है कि ये बाबा सही बोल रहे हैं। तभी पास में खड़ा एक गांव का आदमी और बोलता है कि हाँ, तांत्रिक के लड़की की हत्या हुई, उसके बाद ही हमारे गाँव में बच्चों की मौतें होने लगी। तभी वो सरपंच के बेटे को खोलते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे साथ गलत करने जा रहे थे। तभी उस लड़के की माँ, आप धन्य हो बाबा जी, मेरे बेटे की जान आपने ही बचाई है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। उस तांत्रिक के ढोंग के आगे नैना एकदम से सुन्न हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भक्त के सामने उनके भगवान आ चुके हैं। नैना बाबा जी से पूछती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हैं। बेटा, ये उस समय की बात है जब इसी गांव में एक मंदिर में मैं पुजारी हुआ करता था। तुम्हारी माँ अक्सर मंदिर आती थी और तुम्हें पता है वो आत्महत्या करने से पहले तुम्हें वो मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गई थी। और तुम्हारे जन्म के शुरुआती दिनों में मैंने ही तुम्हें पाला था, फिर एक भले इंसान ने तुम्हें गोद ले लिया। तभी विक्रम सिंह कहता है कि ये अजीब बात नहीं है नैना कि तुम्हारी माँ की कहानी सुनाते वक्त तुम्हारे पिता ने कभी बाबा जी का जिक्र ही नहीं किया। तभी नैना कहती है कि अभी ये जरूरी नहीं है विक्रम, मैं अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तभी नैना कहती है कि आप मेरे घर चलिए, लेकिन तभी वो बाबा कहता है कि मेरे षड्यंत्र का दूसरा पड़ाव
अब पूरा होने जा रहा है। ये कहकर नैना और विक्रम इनको अपने घर पे ले आते हैं और तभी बाबा जी कहते हैं बस अपनी साधना के लिए मुझे एक अकेला कमरा चाहिए। न जाने वो अकेले रहकर किस अनहोनी को अंजाम देना चाहते हैं। तभी नैना कहती है कि बाबा जी आप वहाँ रह सकते हो और आपको वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी विक्रम लेकिन नैना मैं कहाँ रहूँगा। नैना कहती है कि तुम मेरे साथ रहना। बाबा जी वहाँ पर खड़े थे। तभी सूरज डूब चुका था और संध्या का वक्त हो चुका था। मुझे अपनी साधना के लिए जाना चाहिए। तभी वहाँ से आवाज आती है ठीक है बाबा जी। उस दिन विक्रम ने पहली बार नैना के घर में कदम रखा था। विक्रम सिंह नैना के घर को अंदर से अच्छे से देख रहा था। तभी उसकी नजर मंदिर में पड़ी। अरे वाह ये लड़की कितनी सुशील है। तभी नैना रुको विक्रम ये क्या, तुमने मेरी तस्वीर मंदिर में क्यों रखी है नैना? तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना नैना, कुछ बोलो जवाब दो। नैना बोलती है कि हाँ नफरत करती थी, लेकिन हमारी शादी से पहले मैं तुम्हें अपना पति परमेश्वर मान चुकी थी और उसी दिन से मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई। तभी विक्रम कहता है कि मेरे पास वापस आ जाओ नैना, इस बार हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा। मैंने कहा ना विक्रम मैं नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। सो जाओ बहुत रात हो चुकी है। नैना और विक्रम की कहानी रात को ही अधूरी छूट गई थी। क्या वो अब कोई नया मोड़ लेकर आएगी? सुबह का समय था। विक्रम और बाबा खाने के लिए बैठे थे और नैना उनको खाना परोस रही थी। तभी बाबा जी कहते हैं कि आज तो कहना पड़ेगा मैंने इससे स्वाद खाना आज तक कभी नहीं खाया। तभी वहाँ पर विक्रम के सीनियर इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। विक्रम खाना खाते खाते उठकर उनको सलाम करता है। बैठ जाओ इंस्पेक्टर, मुझे चावल भरे हाथों से सलाम नहीं चाहिए। और मैंने सुना है कि गांव में हो रहे कत्लों की गुत्थी तुमने सुलझा ली है। विक्रम कुछ हकलाकर बोलने ही वाला था। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है कि अब हकलाना बंद करो विक्रम, और मुझे पता है कि वो सब कत्लों की मुजरिम एक चुड़ैल निकली। विक्रम एकदम से चौंक गया कि ये क्या हुआ। तभी वो सीनियर इंस्पेक्टर कहता है कि अब ये बताओ दरोगा साहब कि आपका आगे का क्या प्लान है। इस गांव में तो आपका सारा काम खत्म हो चुका है। तभी विक्रम कहता है कि सर मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जब यहाँ रहने की कोई वजह ही नहीं है तो मैं अपना सामान बांध कर रात को यहाँ से निकल जाऊँ। तो ठीक है मैं आपके लिए गाड़ी का बंदोबस्त करवा दूंगा। आपके साथ काम करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। देखो नैना अभी भी वक्त है, तुम एक बार कहोगी ना तो मैं। विक्रम के इतना कहते ही नैना वहाँ से चली जाती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और कमरे में जाकर वो रोने लगती है। जहाँ एक तरफ नैना और विक्रम सिंह की कहानी अधूरी छूट गई थी, वहीं दूसरी तरफ मुखिया की बीवी पर घोर जुल्म उठाया जा रहा था। दोनों पति पत्नी मुखिया जी की बीवी को मार रहे थे और वो तो चला गया, अब तू भी हमारी जिंदगी से निकल जा। मुखिया की पत्नी रोते रोते बोलती है कि आखिर अपनी भाभी का कुछ तो लिहाज करो, इतनी रात को मैं भला कहाँ जाऊंगी। तू मेरी भाभी है इसीलिए तुझे जान से नहीं मारा, वरना तुझे भी तेरे पापी पति के पास पहुंचा दिया होता। वो राजाराम अपनी भाभी को चोटी पकड़कर घींचते हुए बाहर ले गया और बाहर ले जाकर फेंक दिया। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि अपना सामान तो लेती जा कलमुही। उसका सामान और उसे बाहर फेंकने के बाद वो उन लोगों ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। तभी वो बाबा जी वहाँ पर आ जाते हैं। बाबा जी आप यहाँ? बेटी मैं तेरी मदद करने के लिए आया हूँ और उसके बदले में मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे को गांव के पीछे वाले जंगल तक ले जाओ। लेकिन क्यों बाबा जी, आपको उसकी क्या जरूरत है? तभी मुखिया की पत्नी बोलती है कि धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। तभी बाबा जी बोलते हैं कि तुम तुम्हारे बेटे को सिर्फ जंगल के पीछे तक ले आओ, वही बहुत है। उस तांत्रिक बाबा के असली कारणों से अनजान मुखिया की पत्नी अपने बेटे को पुरानी हवेली के पास ले जा चुकी थी और दूसरी तरफ तांत्रिक बाबा अपने प्लान को अंजाम देने की सारी तैयारी कर चुके थे। वो हवन में जिंदा चिपकली और हड्डियाँ और थोड़ा सा खून ऐसा कुछ चढ़ा रहे थे।
आज वो मकसद पूरा होगा जिसके लिए मैंने तुम सबको जीवन दिया है। तुम सातों भाइयों की बलि के साथ शैतान को मेरी 100 बलिया की भेंट पूरी हो जाएगी और आखिरकार मेरे बेटे को पुनर्जन्म मिल ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या तांत्रिक के बेटे को क्या सही में वापस पुनर्जन्म मिल जाएगा? और अगर पुनर्जन्म मिल गया तो फिर आगे क्या होगा? ये हम सब देखेंगे पार्ट 10 में। पार्ट 10 के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए राधे राधे।